चलिए इधर ध्यान दीजिए। अभी जो हमारा एग्जामों को लेकर प्रिपरेशन चल रहा है, हम लोग अभी 5000 PYQs करने वाले हैं, यानी कि 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 5000 अगर प्रीवियस आप लोगों को जो 5000 PYQ करवाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर ये आंकड़ा नहीं लिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंकड़ा है। ठीक है, सब्जेक्टिव आपको अलग से करवाया जाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंकड़ा है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर वाकई में अगर आपको 5000 PYQ करवाया जा रहा है, तो फिर वाकई में अगर आप क्लास को ढंग से कर लेते हैं तो आपकी तैयारी कितनी VIP होने वाली है। अभी आज से हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, सोशल साइंस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सोशल साइंस स्टार्ट होने वाला है। एक बैच में आपका साइंस चल रहा है। साइंस में भी आपको बताया गया है कि साइंस में भी 80 क्वेश्चन दिया जाता है, जहां से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। वही चीज सोशल साइंस में भी है। सोशल साइंस में भी आपको प्रत्येक सेट में 80 क्वेश्चन दिया जाएगा और 80 में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब 40 ऑब्जेक्टिव अगर हमको बनाना है तो हम छांटेंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको छांटना भी है, तो कौन एक चीज हम छांट ले ताकि अभी एग्जाम का प्रिपरेशन करने में हमको थोड़ा सा इजी फील हो। ठीक है, बढ़ते आगे। सारा चीज क्लियर है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेकर चलने वाले हैं, तो सोशल साइंस लेकर चलने वाले हैं। और सोशल साइंस में कितना ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जाएगा, तो कुल मिलाकर 10 सेट है। ठीक है, कुल मिलाकर 10 सेट हम उठाएंगे। कौन कौन सा, तो 2024 का दोनों शिफ्ट, 2023 का दोनों शिफ्ट, 2022 का दोनों शिफ्ट, 2021 का दोनों शिफ्ट, 2020 का दोनों शिफ्ट। कुल मिलाकर 10 सेट आपका हो जाएगा और प्रत्येक सेट में 80 क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ सोशल साइंस का आपको 800 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। 800 ऑब्जेक्टिव में से आपको बनाना कितना है, मात्र 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जहां से कुछ हम छोड़ने भी वाले, जो हमें नहीं बनाना होगा उसको इजी करते हुए छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज कौन सा सेट हमको मिला है। अगर सेट का बात किया जाए तो सेकंड सेटिंग का है और 2024 का सेकंड सेटिंग का ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप सारा चीज देख लेंगे, थोड़ा सा कुछ निर्देश भी हम आपको दिखा देते हैं कि निर्देश वाकई में क्या दिया जाता है। निर्देश इसमें का साइड किया जा चुका है। निर्देश क्या होगा, वही कि टाइमिंग दिया जाता है, परीक्षार्थी यथासंभवतः अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यही लिखा रहता है। बाद बाकी जो पूर्णांक है, जो नंबर है, वो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 10th 2024 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी सेकंड सेटिंग में। ठीक है, सेकंड सेटिंग में अगर बात यहाँ पे किया जाए तो टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 80 क्वेश्चन है। 80 में से आपको बनाना सिर्फ कितना है, तो 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और टोटल क्वेश्चन एक एक नंबर का है, जहां से आपको कुल मिलाकर कितना नंबर मिलने वाला है, 40 नंबर। अगर आप सही ढंग से OMR कॉपी अपना फिल करके आते, सही ढंग से आंसर उसमें प्रविष्ट करके आते तो। ठीक है, सबसे पहला चीज की हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाकई में इसका जो सिलेबस है क्या है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, और ज्योग्राफी के बुक में ही आपको डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन पढ़ना है। ठीक है, अगर इसमें से कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर देखा जाए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखा जाए, तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको आपदा प्रबंधन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम है। वजह ये है कि ये ज्योग्राफी के बुक में ही आपको पढ़ना है और ज्योग्राफी से ऑलरेडी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो इकोनॉमिक्स फिर अच्छा खासा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी भी ठीक है,
हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट कुछ लगेगा तो क्या है, तो ईस्वी वाला जो क्वेश्चन होता है हिस्ट्री का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी क्रांति किस ईस्वी में हुई, किसका जन्म कब हुआ था, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर कुछ लंद फंद वाला बुक बोला जाए तो क्या है, नागरिक है। अगर यहां से ऑब्जेक्टिव याद करना हो तो थोड़ा सा टेंशन जरूर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम छोड़ेंगे क्या, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, छोड़ने का बात हम छोड़ते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन होगा एग्जाम में, यहाँ तो अभी हम सीरियली वाइज डिस्कस करने वाले क्वेश्चन पे, लेकिन एग्जाम में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपदा प्रबंधन का। एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे ही अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो जो क्वेश्चन इजी आप जिस पे 100% श्योर है आप टिक लगाते चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे तो कौन सा क्वेश्चन हमसे बनने वाला है ये हम देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप करते तो खामोखा आपका 10-15 मिनट समय दोबारा वेस्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे भैया ये हमसे इजीली बन सकता है उस पर आप टिक मारते जाएंगे और उसके बाद आपको जब 15 मिनट बीत जाएगा आपको OMR का पेज दिया जाएगा, फिर आप उसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो इकोनॉमिक्स होगा ये देख लेना है, और उसके बाद ज्योग्राफी और कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसपे आप 100% श्योर है, आप 100% श्योर है कि इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। हम छोड़ने वाले सबसे पहले ईस्वी वाला क्वेश्चन और जहां तक संभव होगा हम नागरिक का क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट श्रेणी में आता है उस क्वेश्चन को भी हम इजीली छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये जो इमेज डाला गया है हो सकता है कि वीडियो में क्लियर ना हो तो आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, क्योंकि आवाज तो वैसे भी आपको सुनाई देगा। थोड़ा सा आप वीडियो को जूम कर लेंगे, और थोड़ी सी लाइट की अभी परेशानी चल रही है जिसके वजह से जो क्वालिटी मिलना चाहिए वो मच बेटर क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे आप लोग सामने। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। ऑप्शन है आपका मानव, पक्षी, नदी, पेड़। सबसे पहले आप ये समझिए कि अजैविक संसाधन क्या होता है। संसाधन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, और आप थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे बोर्ड पे, वो इसलिए कि समझिए कि आपको फिर से ज्योग्राफी पढ़ाया ही जा रहा है। जो डिस्कस करने वाला पॉइंट होगा निश्चित रूप से उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अजैविक संसाधन है। संसाधन 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन, अजैविक और उसके बाद जैविक। सीधी सी अगर बात करें हम तो जो जीवित है जिसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जो जीवित है वो जैविक होता है और जो निर्जीव है वो अजैविक होता है, ठीक है। जो निर्जीव है यानी कि निर्जीव कौन है, जो सांस नहीं ले सकता है, भोजन नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, इसको क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो अजैविक संसाधन आपका क्या हो जाएगा, मानव, पक्षी, नदी, पेड़। तो नदी, इसमें पेड़ भी है, भोजन ग्रहण करता है, जो कि आप साइंस में पढ़ चुके हैं, किस प्रकरण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रकरण द्वारा। उसके बाद मानव भी जीवित है, पक्षी भी जीवित है, नदी आपका इसका आंसर हो जाएगा। नदी में आप टिक मार लेंगे, जैसे ही आप पढ़ते चलेंगे टिक मारते चलेंगे और उसके बाद आपको OMR फिल करना होगा, ठीक है। अगला है रेगूड़ किसे कहते हैं, लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लैटेराइट मिट्टी को। क्या हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपका है कि शरावती नदी घाटी परियोजना, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। अगला है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है, तो 24.62%, ठीक है। अगला है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, नहरकटिया असम में है, ठीक है। अगला है, जो भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो भी ईस्वी वाला क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे, छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 2 ईस्वी वाला क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ
ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? निम्न में से कहां ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो बरौनी, कहलगांव, काटी, इनमें से सभी। ताप विद्युत परियोजना क्या होता है? जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ठीक है, जहां से हमें बिजली मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत उत्पादन केंद्र कहा जाता है। तो इस सभी जगह बिजली का उत्पादन होता है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, वो अपना गुरु किसे मानते थे राजनीति के क्षेत्र में? गोपाल कृष्ण गोखले को, रविंद्रनाथ टैगोर को, बिपिन चंद्रपाल को, व्योमकेश बनर्जी को। तो ए नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जर्मनी है, जर्मनी शामिल नहीं था। बाद बाकी ये तीनों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस शामिल था। अगला है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में? इस क्वेश्चन को आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बुक में भी पढ़ना है। किस भाषा में है? बंगला में है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? ए वारेन हेस्टिंग्स, 2 चार्ल्स मेटकॉफ, तीसरा लॉर्ड लिटन और चौथा लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ, यानी कि बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री में आपके बुक का ही क्वेश्चन है। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? आपके बुक में क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपके बुक में क्वेश्चन लिखा गया है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या है? बिस्मार्क है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से, तो ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। किस देश के अधीन में था? ऑस्ट्रिया के अधीन में था। ठीक है। अगला है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, और रूस और जर्मनी के बीच। क्या हो जाएगा? भाई पीछे वाले सोएंगे नहीं हो? सो रहे हैं क्या? उघा रहे हैं बिल्कुल। अगला है, 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट था? कहां का? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। जर्मनी। एक चीज तो आप कंफर्म हो चुके हैं कि अगर देश के बारे में बात किया जाए, अगर जन्म तिथि के बारे में बात किया जाए, या ऐसे भी अगर आप 100 में 100 टिक मारते तो कम से कम 90-95 आपका जर्मनी वाला सही हो ही जाएगा। ठीक है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है आपका, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम। इस टाइप का क्वेश्चन बुक में देखने को नहीं मिलता है। वजह यह है कि चूंकि जब क्लास करवाया जा रहा है तो क्लास करवाते समय पाठ को पढ़वा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, जो मेन टॉपिक होता है उसी पे कुछ डिस्कस कर लिया जाता है। हो सकता है कि ये किसी पार्ट से संबंधित हो, लेकिन इसको हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? छोड़ सकते हैं। ठीक है। वजह क्या है? तो हमारे पास छोड़ने का भी ऑप्शन 40 है, और 40 हमको प्रत्येक परिस्थिति में छोड़ना ही है। ठीक है। तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन तो होना चाहिए जिसको हम छोड़ दें। ठीक है। अगला है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? यानी कि भारत में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है? मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक। अभ्रक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्यूमिनियम के निर्माण में किस खनिज की आवश्यकता होती है? टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लोहा। किसका? बॉक्साइट का। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहां पे? झारखंड में है। ठीक है। अगला है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन संख्या 23 है। अगला है, विश्व सवरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहां स्थित है? सलेम में, भद्रावती में, विजयनगर में, दुर्गापुर में। कहां है? भद्रावती में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा
शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड, यानी कि कौन सा ऐसा शिपयार्ड है जहां पे शिप जहाज वगैरह बनता है, ये युद्ध के लिए युद्धपोत का भी निर्माण करता है? तो माझगांव, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? माझगांव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? अब जरा यहां देखिए, कौन सी आर्थिक क्रिया है? गांव को किस चीज के लिए जाना जाता है? कृषि प्रधानता के लिए जाना जाता है। ठीक है, कृषि प्रधानता के लिए। और कृषि क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक में या द्वितीयक में या तृतीयक में? प्राथमिक में। प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग और 3 नंबर में सेवा क्षेत्र आता है, इसलिए इसका हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण की नीति में किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण की नीति में किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि को, सेवा को, विनिर्माण को, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कृषि को। ठीक है। वैश्वीकरण की नीति है क्या? तो जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ बढ़िया सामंजस्य स्थापित करता है, उसी को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण की नीति। और इस वैश्वीकरण की नीति में कृषि क्षेत्र को कहीं कुछ फायदा नहीं पहुंचा है, नगण्य मात्रा में कुछ ना कुछ तो पहुंचा है, नगण्य मात्रा में पहुंचा है। अब पहुंचा कैसे? तो चाय का निर्यात होता है जो प्राथमिक क्षेत्र में आता ही नहीं है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया है और वैसे उत्पादों को सम्मिलित किया गया है जो मुख्य रूप से किसका साधन हो? तो जीविका का साधन हो, पेट भरने का साधन हो। ऐसा नहीं कि हमें चाय नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे या नहीं जी पाएंगे। ठीक है। इसलिए चाय नेसेसरी में नहीं आता है, यही वजह है कि इसे प्राथमिक क्षेत्र में नहीं रखा गया है। अगला है, दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की है। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, नेपाल में रुपया चलता है, ऐसे दिनार कहाँ का मुद्रा है? इराक का। ईस्वी है, इसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ए में सतत विकास, बी में समावेशी विकास, 3 में आर्थिक विकास और 4 में इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? समावेशी विकास हो जाएगा, समावेशी विकास। आगे चलते हैं। अगला है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? योजना आयोग द्वारा तैयारी किया गया था। ठीक है। अगला है, द्वितीयक क्षेत्र को ... नाम से भी जाना जाता है, जस्ट अभी बोले हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक सेवा क्षेत्र। आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र को ... नाम से जाना जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। अगला है, लोकतांत्रिक। हम क्या करेंगे, जरा आज हम नागरिक का क्वेश्चन छोड़कर डिस्कस करते हैं, क्यों? ताकि देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन इधर सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है। अब आप देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन नागरिक का है, 34 नागरिक का। 33 34 को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। कहां से? उत्तराखंड से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है कि किस देश में संघात्मक, ये भी नागरिक का छोड़ के चलिए, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? इसको भी छोड़िए। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना गया है? इसको भी छोड़िए। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर, मुंबई सेंट्रल। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद होगा वो। उत्तर मध्य का नहीं है, हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, याद कीजिए। जरा आप लोग काउंट कीजिए कितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो पाया, एकदम क्विकली। बत्तीस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर नेक्स्ट पेज क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए आप लोगों का स्वागत कर रहा है कि इधर देखिए अब। ठीक है, 32 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अभी हमें 8 क्वेश्चन बनाना है। कहां से? 42 से लेकर 80 के बीच में, यानी कि 38 क्वेश्चन से अब हमें
8 क्वेश्चन उठाना है, 30 क्वेश्चन छाटना है, लेकिन अभी हम छाटने की प्रक्रिया बंद रखेंगे। छाटेंगे क्या, तो सिर्फ ईस्वी वाला और उसके बाद जो नागरिक का क्वेश्चन है। वजह क्या है, तो अभी हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ए बाबू हेमर देखा। अगला है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1930 ईस्वी वाला है, इसको छोड़ते हैं। खैर 1936 में हुई थी, लेकिन ईस्वी वाला जो क्वेश्चन होगा आपको छोड़ देना है। अगला है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र आता है। महानगर इसे ही कहा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कौन सा? सबसे ज्यादा चक्रवातीय तूफान कहाँ आता है? तो उड़ीसा में। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का लाइफ जैकेट, अग्निशामक यंत्र, रस्सी, बैंडेज और टेप। बैंडेज और टेप प्राथमिक उपचार का यही साधन है। ठीक है। बाद बाकी क्या है? बचाव का साधन है। उपचार का साधन बैंडेज और टेप ही है। अग्निशामक यंत्र क्या है? जब आग लग जाएगा तो बचाव के लिए उसको बुलाया जाता है। ठीक है। लाइफ जैकेट वही हुआ, रस्सी भी वही हुआ, ऐसा बचाव का साधन है। जबकि चिकित्सीय उपकरण के बारे में बात किया जाए तो बैंडेज और टेप ही होगा। अगला है आसवान बांध किस नदी पर बना है? इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को हम जान पहचान नहीं रहे हैं। अगला है, वैसे अगर आपको लगाना होगा तो आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर नील हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? रिक्टर पैमाना जो रिक्टर स्केल है उससे क्या मापा जाता है? किस चीज को? भूकंप मापा जाता है। ठीक है। तापमान कह रहे हैं, तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से फिर क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाना है, पैमाना नापने की एक युक्ति को पैमाना कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखिए अगला है रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो भूकंप में होता है। ठीक है। अगला है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? पूर्वी बिहार, हमको लग रहा है कि ये जो पूर्वी बिहार दिया है ना, ये पूर्वी बिहार नहीं होना चाहिए, ये उत्तरी बिहार होना चाहिए। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपका पूर्वी बिहार नहीं है, ये आपका उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? बाढ़ से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोपरा क्या है? कोपरा COPRA क्या है? सूचना का अधिकार। ये केमिस्ट्री सिविक्स का क्वेश्चन है, साइंस हमको याद आ गया। सिविक्स का क्वेश्चन, इसको छोड़ेंगे। अगला है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्या? भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसको हमने छोड़ा है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्नवालिस और लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही रेलवे की शुरुआत की गई थी। ठीक है। ईस्वी वाला छोड़ेंगे। अगला है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने, मेटरनिक, बिस्मार्क और स्टालिन। लेनिन ने की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? मेजनी, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। तो स्टालिन था। अगला क्वेश्चन है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? फ्रांस ने, जापान ने, वियतनाम ने, भारत ने। किसने? जापान ने किया था। ठीक है। अगला है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मानवेंद्र नाथ राय। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? कोसी, गंगा, दामोदर, गंडक। कौन सा? दामोदर। और बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? कोसी को। अगर बिहार रहेगा तो कोसी, बंगाल है तो दामोदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन आपका है कि महासागर तल के
कंपन का संबंध है। जब महासागर के तली में कंपन आता है तो उसे क्या कहा जाता है, भूकंप या सुनामी? सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम। असम को काटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि समवर्ती सूची, इसको छोड़िए, इसके नीचे भी जो भी है सारा अब 64 तक नागरिक का एक क्वेश्चन है जिसको हम टच भी नहीं करने वाले हैं। अगला है 65, सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स 10वां, इनमें से कोई नहीं। कौन था? विक्टर इमैनुअल। ठीक है। अगला क्वेश्चन 66, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंजल्स ने, रॉबर्ट ओवन ने। किसने किया था? किसने किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी, ये तीनों था, इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर की क्रांति, मार्च की क्रांति, फरवरी की क्रांति, नवंबर की क्रांति? फरवरी की क्रांति। 69, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन सा? दादा भाई नौरोजी। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? साइमन कमीशन ने, मार्टले मिंटो सुधार ने, दिल्ली समझौता में, सॉरी निम्नलिखित में से किसने पहली बार, ये क्या है ना कि यहाँ जो ऑप्शन दे रहा है ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये एक संगठन बनाया गया था जिस संगठन में पारित करना था नियमों को, उसके बारे में दे रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? साइमन कमीशन ने, मार्ले मिंटो सुधार ने, दिल्ली समझौता ने और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने। किसने? बी। अगला है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? महाराष्ट्र में। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में? ब्रिटेन में। आवाज बहुत स्लो हो चुका है, भोजन वोजन करके आप लोग नहीं आए हैं क्या? चलिए, नहीं अभी क्या है ना कि लगन का सीजन चल रहा है, शादी विवाह का, हो सकता है कि सब नाच उच कर उधर एनर्जी खत्म करके आ रहा होगा। देखिए उधर एक महाशय औंघा रहे हैं, लग रहा है कि एकदम आंख हाई बड़का बड़का किए हुए हैं। एक इंसान इधर औंघा रही है। का बाबू ज्यादा नींद आ रहा है हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 74, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? उत्पादन से, आय से, व्यय से, इनमें से सभी? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। अगला है 75, आय और उपभोग का अंतर। ये आपको क्वेश्चन में भी लिखवाया गया है कि बचत किसे कहते हैं, तो आय और उपभोग के, यानी कि जो कमाए और जो गमाए, कमाए और गमाए के घटाव को ही बचत कहा जाता है। हमने जो कमाया और जो खर्चा किया उसके बाद जो बच गया वही हमारा बचत है। ठीक है। अगला है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई? भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार? तो बांग्लादेश। ठीक है। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम जीडीपी पढ़ चुके हैं। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र का। क्या बाबू तुम भी हो क्या? तुम स्टेयरिंग थोड़ी है, चेयर लगा हुआ है, तुम उसको स्टेयरिंग के माफी घुमा रहे हो। देख लो किधर गियरो है तो उसको भी पकड़ के थोड़ा। अगला है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा, यातायात? क्या हो जाएगा? यातायात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बहुत बार पढ़ चुके हैं,
कहाँ पे? जिनेवा में। अगला है राष्ट्रीय आय का अर्थ है पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सरकार की आय, किसी अर्थव्यवस्था को सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। यही आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जरा काउंट कीजिए क्या हुआ, कहां तक पहुंचा। इस पेज में 29 क्वेश्चन है, 29 इधर और 32 इधर, 28 ही मिल रहा है। चलो ना कोई नहीं, एक माइनस ही कर दो ना, क्या दिक्कत है। फिर भी कितना सॉल्व हो रहा है? 60 क्वेश्चन। कहाँ से? भूगोल, आपदा प्रबंधन, इतिहास और अर्थशास्त्र से। इससे पता चल रहा है कि अगर आप इन सब्जेक्टों को क्लियर कर लेते हैं फिर भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। किस में? तो ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव का बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। जो भी चीजें आपको बोला गया है, जो जो सब्जेक्ट आपके सामने रखा गया है, इन सभी सब्जेक्ट का आप फिर से तैयारी कर लेंगे। और उसके बाद क्या है कि जो बच्चे अलग से क्लास कर रहे हैं वो सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन है 2023, आपको पहले भी बताया गया है, सॉरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ये बुक मिल जाए जहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, तो बुक हम नहीं दिखा सकते हैं। जैसे ही हम बुक अगर आपको दिखाते हैं सामने, कॉपीराइट लग जाएगा इस पे। यही कारण है कि हम बुक नहीं दिखा सकते। बुक का नाम हम मेंशन कर देते हैं। आशीष पब्लिकेशन का टारगेट आता है, आशीष पब्लिकेशन का टारगेट आता है जिसका क्वेश्चन बैंक का यही क्वेश्चन सब दिया गया है सारा। उसमें अगर आप देखेंगे तो 2011 से लेकर 2024 तक का सारा क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको 2011 से क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा जब से नया वाला पैटर्न लागू किया गया एग्जाम में। जब से नया वाला पैटर्न आया है उसके बाद का ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो टारगेट है आशीष पब्लिकेशन का। अब कुछ बच्चे ये मत सोचिएगा कि हम किसी प्रकाशन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बुक का नाम है वही आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होने वाला है, जरा आप फिर से ध्यान इधर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है, फिर से नेक्स्ट क्लास भी हमारा सोशल साइंस का ही होने वाला है। और सोशल साइंस में नेक्स्ट डे हम लोग 2024 का फर्स्ट सेटिंग का जो क्वेश्चन होगा वो देखने वाले हैं। क्लासरूम में डिस्कस करने में तब मजा आता है जब सामने से आंसर आता रहे। इसलिए जो बच्चे अभी यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं सभी बच्चे अपना इसको रेडी करके आएंगे ताकि जवाब दें, थोड़ा सा एनर्जी दिखाएं। अब ऐसा नहीं है कि आप शादी में सारा एनर्जी डाउन कर ले और सामने एक दूसरा भी मिलन आपका होने वाला है किससे? एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शादी में अपना एनर्जी वेस्ट ना करके बोर्ड एग्जाम में अपना एनर्जी वेस्ट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 2024 का फर्स्ट शिफ्ट सोशल साइंस लेकर।